नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज हम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि कश्मीर, इंडिया एंड द ओआईसी। हाल ही में जो ओआईसी मीटिंग हुई है उसके अंदर जो ओआईसी है उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जारी किया है कश्मीर के खिलाफ, जो कि आर्टिकल 370 पे बेस्ड है। तो हम आज उसकी बातें करेंगे, क्या क्या उसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, बेसिकली ओआईसी है क्या, और जो भी इंडिया के रिलेशनशिप है ओआईसी के साथ या फिर ओआईसी के अंदर जो कंट्रीज हैं उन सभी चीजों के बारे में हम बिल्कुल डीपली बात करेंगे। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर नई पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे बेस्ड रहती हैं और आपको डेली या फिर वीकली बेसिस पे हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। देन बेसिकली व्हाट इज ओआईसी। तो बेसिकली ओआईसी है क्या। तो गाइज देखिए, ओआईसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इसकी फुल फॉर्म है। ये जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के बाद में या यूनाइटेड नेशंस के बाद में, जिसके पास 57 कंट्रीज की या फिर स्टेट्स कह सकते हैं हम उनकी मेंबरशिप है। जो ओआईसी का ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उस जो मुस्लिम वर्ल्ड की स्पिरिट है उसको प्रमोट करें, और जो मुस्लिम के इंटरेस्ट है, मुस्लिम वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट करें। तो जो बेसिकली ओआईसी ने उसको जो कंट्रीज है उनको दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो एक तो है जो इनके अंदर मुस्लिम मेजोरिटी रिजर्व कंट्रीज हैं, जैसे कि रशिया, थाईलैंड, और जो कुछ भी बाकी छोटी स्मॉल कंट्रीज है उनके पास रिजर्व स्टेटस रहता है कि एज ए ऑब्जर्वर स्टेटस है उनके पास। तो अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कि जो इंडिया की रिलेशनशिप है ओआईसी के साथ एज बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन वो कैसी है। तो इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग 19 फ्रॉम 1969 की जो 1969 है उससे भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जो पहला पॉइंट सामने आता है वो ये है कि जब 2018 के अंदर जब 45th सेशन हो रहा था फॉरेन मिनिस्टर समिट का बांग्लादेश में, तो जो बांग्लादेश था वो होस्ट था उस टाइम, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड की मुस्लिम पॉपुलेशन से 10% मोर देन रह रहे हैं तो उसको भी एक ऑब्जर्वर स्टेटस देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने ये प्रपोजल को ठुकरा दिया, फिर अपोज कर दिया। सेकंड पॉइंट आता है हमारे सामने कि जब 1969 उस टाइम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे फखरुद्दीन अली अहमद, तो वो मोरक्को चले गए थे। वहां पे जो ओआईसी की कमेटी थी उन्होंने उनको इनवाइट किया था। बाद में उनके मोरक्को पहुंचने के बाद जो पाकिस्तान के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे याहा खान, उन्होंने इनके पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट लॉबीड किया। तो उसके बाद जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो वहां पे पहुंचने के बाद उनको डिसइनवाइट कर दिया गया। तो ये भी काफी एक गंभीर पॉइंट है जो देखा जा सकता है। अब तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब 2019 में हमारे इंडिया के लिए काफी एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, ऐसा कह सकते हैं अपन, जब जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी तो उस टाइम बीइंग एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज को बुलाया गया। उन्होंने ही जो इनॉग्रल प्लेनरी थी अबू धाबी में उसको एड्रेस किया। तो उनको इनवाइट किसने किया था? उनको इनवाइट किया था शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान, जो उस टाइम यूएई के फॉरेन मिनिस्टर थे। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने कहा कि जो इनविटेशन था वो एक रिकॉग्निशन था कि जो इंडिया के अंदर 185 मिलियन मुस्लिम्स रह रहे हैं उनका एक कंट्रीब्यूशन था उनकी थॉट्स के लिए, और जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। जो ये फर्स्ट टाइम इनविटेशन था वो न्यू दिल्ली के लिए इस प्रकार देखी गई कि ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, क्योंकि उस टाइम क्या था कि जो पुलवामा अटैक भी हो चुका था जो कि पाकिस्तान द्वारा करवाया गया था, तो काफी सिस्टम्स चल रहे थे उस टाइम। तो उन सभी को देखते हुए जो भारत को इनविटेशन मिलना ये काफी एक बड़ी खुशी की बात थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल भाषा में एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। तो अब जो ओआईसी ने क्या बेसिकली क्या स्टेटमेंट जारी किया या फिर उन्होंने क्या अपना स्टैंड किया है कि हम भाई ये मानते हैं। तो ये जो ओआईसी ने पूरा जो स्टेटमेंट जारी किया है वो बेसिकली जो पाकिस्तान का स्टैंड था कश्मीर पे उसको सपोर्ट किया है, और जो कि इंडिया अपनी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज में जो कुछ भी बदलाव कर रहा है उसको ही वो एक तरीके से उसी के बारे में उन्होंने कुछ कहा है कि बेसिकली ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये पिछले कुछ सालों में या फिर पिछले कुछ वर्षों से या डिकेड्स कह सकते हैं हम, तो ये पाकिस्तान हर बार करता ही रहता है। ये एक बेसिकली इसको ऐसा कह सकते हैं ये एनुअल रिचुअल हो गया है जिसका कोई इंडिया को कोई महत्व है या फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंस नहीं है। व्हेन द लास्ट ईयर जब आर्टिकल 370 कश्मीर के अंदर रिवोक किया गया था या फिर एब्रोगेट किया गया था, तो जो पाकिस्तान है उन्होंने ओआईसी के साथ कंडेम किया था कि जो आप ये मूव ले रहे हैं वो सही नहीं है, आपको ये मूव हटाना चाहिए। तो पाकिस्तान
ने सोचा कि जो सऊदी अरेबिया, यूएई, वो भी जो ये टॉप लीडर्स हैं मुस्लिम कंट्रीज के, तो उन्होंने भी सोचा कि ये भी जो न्यू दिल्ली है इसके खिलाफ काफी हार्श स्टेटमेंट इशू करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ जितना कि इस्लामाबाद ने सोचा था। तो जो पिछले कुछ सालों से जो इस्लामाबाद है वो काफी, या फिर पाकिस्तान कह सकते हैं, वो काफी सेंटीमेंट्स राइज कर रहा है जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज है उनके साथ, ताकि वो उनके साथ मिले और जो पब्लिकली इंडिया को क्रिटिसाइज किए, उनमें टर्की एंड मलेशिया ने भी पाकिस्तान का साथ दिया था। जो अब ऐसी बात है कि जब इतने पाकिस्तान या फिर ओआईसी इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही है, तो बेसिकली इंडिया ने क्या रिस्पोंड किया है ऐसे स्टेटमेंट्स को, तो अब उसके बारे में एक ब्रीफ व्यू देख लीजिए। जो इंडिया है उन्होंने ओआईसी को बेसिकली करेक्ट वर्डिंग्स कहा है कि फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड अनवारंटेड रेफरेंसेस टू जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने कहा है कि ये फैक्चुअली गलत है और ये ऐसा कोई, इनको अनवारंटेड रेफरेंसेस दिए इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जो 47th सेशन है ओआईसी का, तो वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे 27 एंड 29 नवंबर नियामी नाइजीर में, ये जो भी मीटिंग थी ओआईसी की, जो मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, उन्होंने कहा है कि जो आपने जे एंड के में, जम्मू एंड कश्मीर में जो भी पॉलिसीज बनाई है वो बेसिकली गलत है। तो इंडिया ने भी उनको साफ साफ स्टेटमेंट जारी किया है कि इंडिया ने यहाँ तक कि ओआईसी को एडवाइस किया है कि अगले समय में वो बचे ऐसे स्टेटमेंट्स कहने से, क्योंकि जो ओआईसी है वो काफी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो किसी एक सर्टेन कंट्री से, कि कोई एक सर्टेन कंट्री उसके ऊपर अपना सिग्निफिकेंस दे रही है, तो उस सारी चीजों से बचेगी। किसी भी एक कंट्री के बेसिस पे वो ऐसा कुछ ना कहें। वो कंट्री जो खुद, उसका एक रिकॉर्ड है कि वो रिलीजियस टॉलरेंस, रेडियसलिज्म और जो माइनॉरिटीज है उनको भी प्रोसिक्यूट करता है। ये पाकिस्तान को ही ऐसा रेफरेंस बना के कहा गया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि जो इंडिया की रिलेशनशिप है बाकी जो दूसरे ओआईसी कंट्रीज है उनके साथ कैसी है। तो बेसिकली जो इंडिविजुअली देखा जाए तो इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनके साथ एक गुड टाइप रिलेशंस हैं। जो बेसिकली यूएई एंड सऊदी अरेबिया हैं, उनके साथ जो पिछले सिग्निफिकेंट ईयर्स के अंदर, रिसेंट ईयर्स के अंदर काफी बड़े हैं जो इन दोनों कंट्रीज के साथ रिलेशंस है। जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, उनको भी 2017 के अंदर स्पेशल चीफ गेस्ट बनाया गया था 68th रिपब्लिक डे के ऊपर। तो ये काफी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि जो हमारे जो रिलेशंस हैं यूएई के साथ वो काफी बढ़ रहे हैं। जब इंडिया को ओआईसी का इनविटेशन मिला था सुषमा स्वराज को, उस टाइम के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे 2019 में, तब उससे पहले जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया में विजिट किया था। तो उसी विजिट के बाद ये सारा इनविटेशन वगैरह का डिसीजन हुआ था। तो इन दोनों केसेस को देख के हम कह सकते हैं कि जो सऊदी अरेबिया और यूएई की जो रिलेशन है वो काफी हद तक इम्प्रूव हुए हैं और काफी अच्छा एक रोल प्ले करते हैं। तो जो अब इंडिया का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट जारी किया है ओआईसी की तरफ, तो उसका बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस रहेगा इसका। जो इंडिया है उन्होंने जो ओआईसी की जो डुअलिटी देखी है, क्योंकि जो बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ गुड बायलैटरल टाइज हैं इंडिया के, तो इंडिया ने जहां तक हो सकता है उतने तक तो इग्नोर किया कि ओआईसी स्टेटमेंट्स को। लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं वो लार्जली जो पाकिस्तान के बेसिस पे कहे जा रहे हैं, ओआईसी है जो पाकिस्तान के बेसिस पे ही ये जितने भी स्टेटमेंट्स कहना चाह रही है, तो इंडिया को ये दिख रही है कि साफ साफ कि किस प्रकार जो पाकिस्तान है वो यूज कर रहा है ओआईसी का। अब इंडिया है वो भी इस इशू को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि जो आने वाले फ्यूचर में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस के अंदर, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस के अंदर, उन्होंने भी अपना एक स्ट्रॉन्ग व्यू रखा है कि जो कश्मीर है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स पे काफी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो अब इंडिया नहीं चाहता कि जो ये इशू है ये ग्लोबल लेवल पे पहुंचे, या फिर इस इशू की वजह से इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है वो खराब हो। तो इंडिया इसको जहां तक हो सके उतना दबाने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि आगे जो कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस रेज ना हो। अब जो न्यू दिल्ली है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर इसको नॉन परमानेंट मेंबर की सीट मिले, ताकि वो अपने डिप्लोमेटिक क्लाउड को यूज करके जो ये मैटर है इसको ग्लोबली होने से